गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था, जिसे भारत में गुलाम वंश या मामलूक वंश की स्थापना का श्रेय जाता है। इसी क्रम में आज हम इस वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। यूं तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक था, परंतु सही अर्थों में इन द ट्रू सेंस वह तुर्की सुल्तान का पहला वास्तविक शासक था। रियल फाउंडर के रूप में उसे जाना जाता है। उसके साथ कई उपलब्धियां जुड़ी हैं, उनको हम देखते हैं कि वह ऐसा सुल्तान था जो अपने पूर्वगामी शासक या अपने प्रेडिसीसर के द्वारा नियुक्त न होकर के उसकी मान्यता खलीफा के द्वारा दी गई थी। तो खलीफा का रिकॉग्निशन इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण रिकॉग्निशन माना जाता है। दूसरा, उसको क्रेडिट जाता है कि उसने राज्य को कंसोलिडेट किया था, यानी संगठित किया। जो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे वह संगठित राज्य के रूप में, विशेष रूप से उत्तरी भारत को एक विशाल राज्य के रूप में उसने संगठित कर निर्माण किया। तीसरा, उसके साथ जो समस्याएं थी, दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख दावेदार याल्दोज और कुबाचा। याल्दोज गजनी में था और कुबाचा सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में। इन दोनों को उसने पराजित करके, मौत के घाट सुला करके वह निर्विरोध रूप से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अगला महत्वपूर्ण उसके शासनकाल का यह है कि वह विदेशों से होने वाले आक्रमण, ख्वारिज्म के शासक मंगबर्नी के आक्रमण को उसने टाल दिया। बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक उसने टाल दिया। इतना ही नहीं, इसके पीठ पर जो दौड़ा चला रहा था चंगेज का महान मंगोल सेनापति था, उसको भी उसने इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में उसके आक्रमण को उसने टाल दिया था। इसके बाद उसने एक अनुवांशिक शासन चलाने का प्रयास किया, जो एक तत्कालीन विश्व में एक अभूतपूर्व घटना थी। उसने अपनी पुत्री को शासिका बनाया। उसने घोषणा किया था कि मेरे बनने के बाद उसकी पुत्री दिल्ली सल्तनत की शासक बनेगी। इट वॉज ए इनक्रेडिबल, उस वक्त के लिए एक एक्सपेरिमेंट की दुनिया में एक अद्भुत चीज थी। उसने अपने नाम पर भारत में दिल्ली सल्तनत के सिक्के जारी किए और उस सिक्कों पर इसका नाम खुदा था। ये चांदी और तांबे के सिक्के थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और अंत में हम देखते हैं कि उसने किस तरह दिल्ली को एक सुंदर नगर बनाया, एक रिस्पेक्टेबल, यानी जिसका प्रभाव दूर दूर तक रहा हो, ऐसे नगर का उसने निर्माण किया, जो कुतुब मीनार के आसपास क्षेत्र उसकी राजधानी। अब आगे हम देखते हैं उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। इसके पिता इलक खान एक ट्राइबल थे, जिसके कई पुत्र थे और कई पत्नियां थी। यह शुरू से ही होनहार रहा था, प्रतिभावान था। यही वजह है कि इसके अन्य भाई इससे काफी जलते थे और
इस जलन के कारण उन्होंने इसे बेच दिया। एक मालिक के द्वारा दूसरे मालिक के द्वारा तीसरे मालिक, इस तरह यह बिकता हुआ अंत में यह कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आया। उसने इसकी सामर्थ्य को, इसकी क्षमता को, इसके पोटेंशियल को पहचाना और इसे एक अच्छा ओहदा के साथ में अपनी सेना में शामिल कर लिया। 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के ग्वालियर आक्रमण के दौरान इसने काफी वीरता दिखाई। यही वजह है कि ग्वालियर का इसे अमीर यानी कि प्रधान बनाया जा गया। कालांतर में 1205-6 में जब खोखरों ने विद्रोह किया तो उस वक्त मोहम्मद गोरी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उसमें अपने मालिक इल्तुतमिश ने अपने मालिक कुतुबुद्दीन के साथ अभूतपूर्व वीरता दिखाई और इसका वीरता और के प्रसन्न होकर के इसके मालिक यानी मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि इसे मुक्त करो, यानी कि अब इसके गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो और यह एक स्वतंत्र व्यक्ति हो जाए। कुतुबुद्दीन ऐबक भी उससे काफी प्रभावित था। यही वजह है कि उसने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारतीय क्षेत्रों का जब सुल्तान बना, राजा बना, तो उसने इसे अमीर शिकार बनाया। कालांतर में बरन का प्रशासक बनाया और बहुत जल्दी यह बदायूं का शासक ने बदायूं क्षेत्र के प्रशासन जो दिल्ली के आसपास पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है उसका वह शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की असामयिक मृत्यु के कारण, घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, परंतु वह एक योग्य शासक नहीं था। उसके प्रशासन के गुण उसके पास नहीं थे। अतः सामंतों ने, जो विशेष रूप से जो टर्किश ओरिजिन के जो सामंत थे, उन लोगों को लगा ये तो गलत व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया है। अतः उसने एक गुट बना करके इल्तुतमिश को शासन के लिए आमंत्रित किया। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसके समक्ष कई समस्याएं आ गई। गद्दी इसके लिए कांटों का शेष नहीं, क्योंकि यह आराम शाह लीगल या वैधानिक रूप से गद्दी का दावेदार था। दूसरा, कुतुबी और मुइज़, ये जो टर्किश ओरिजिन के सामंत थे, उनका मानना था कि इल्तुतमिश गुलाम का भी गुलाम था, यानी कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन का ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, यानी गुलाम का गुलाम गद्दी पर बैठे और हम उसके द्वारा शासित हो, ऐसा कुतुबी और मुइज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी जो इसके गद्दी के दावेदारी को चैलेंज करते थे। इसको निपटने के लिए उसने सामंतों का एक दल बनाया जो चुने हुए टर्किश ओरिजिन के थे, जो प्रभावशाली थे, और इनको दल बना करके 40 लोगों का उसने एक संगठन बनाया जिसे चहलगानी कहा गया है। चहलगानी, इसे हिंदी में दल चालीसा कहा गया है। ये 40 लोगों के दल बनाया और फिर धीरे धीरे कुतुबी और मुइज़ इस वर्ग के सामंतों को, जो इसके
सुल्तान बनने के लिए गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे, उन लोगों को इसने एक एक करके उच्च पदों से हटाता गया और कईयों की इसने हत्या कर दी। तो पहला समस्या कुतुबी और मुंशी का समाप्त। तत्पश्चात इसके पास अगली समस्या थी यादव और कुबाचा। हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही गजनी प्रांत का प्रशासक याल्दोज दिल्ली के दावेदारी करने में अग्रगण्य हो गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके दावे को दरकिनारा कर दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के पश्चात एक बार उसने फिर दावेदारी पेश की। जैसा कि हम देखे थे, वह पहले भी पराजित हो चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक का, लेकिन इस पराजय को भूल करके वो वापस उसने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए इल्तुतमिश के पास कुछ उपहार भेजा। वो उपहार इस क्रम में भेजा जैसे एक सुल्तान अपने मातहत को भेजता है, यानी कि सुपीरियरिटी शो करते हुए उसने इल्तुतमिश को उपहार भेजे ताकि वो अधीनता स्वीकार करे। परंतु इल्तुतमिश ने इसे इनकार कर दिया और नतीजा यह हुआ कि 1215-16 ईस्वी में याल्दोज ने गजनी प्रांत से लेकर के पंजाब प्रांत पर उसने आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में इल्तुतमिश ने डटकर सामना किया और उसे बुरी तरह पराजित किया। न सिर्फ पराजित किया बल्कि उसे बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। कालांतर में याल्दोज की हत्या कर दी गई। इस प्रकार गजनी के क्षेत्र अफगानिस्तान का जो प्रांत है उससे इसका संबंध अब समाप्त हो गया। अब वहां से कोई दावेदारी नहीं कर सकता। ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, यानी कि सेंट्रल एशिया की राजनीति से, मध्य एशिया की राजनीति से इसने अपना नाता तोड़ दिया और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत का विकास हुआ, पुष्पित पल्ली। अगली घटना कुबाचा के साथ। कुबाचा जो सिंध और मुल्तान प्रदेश में शासन कर रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ इसके बड़े घनिष्ठ संबंध थे, वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा के साथ करके एक मैट्रिमोनियल रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किया था। लेकिन ऐबक के मरने के पश्चात उसने फिर दिल्ली के गद्दी पर अपना दावा किया। उसने अपनी शक्ति को बढ़ाया, उसने आगे बढ़ते हुए भक्कर को जीतते हुए लाहौर को कई बार आक्रमण किया और अंत में उसने लाहौर पर विजय प्राप्त कर लिया। लाहौर पर विजय प्राप्त करना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। तब इल्तुतमिश ने फिर पंजाब आया और उसे पूरी तरह पराजित किया, लेकिन कुबाचा अपनी शक्ति सिंध और मुल्तान में बनाए हुए था। वह पराजित होकर सिर्फ पंजाब का प्रांत छोड़ा था, सिंध और मुल्तान में अभी भी वह शक्तिशाली। तभी एक और घटना घटी और वह थी मंगवर्नी और चंगेज खान। मंगवर्नी ख्वारिज यानी सेंट्रल एशिया का एक शक्तिशाली शासक था, मगर उसी दौरान चंगेज खान ने, जिसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी, एक विशाल राज्य कायम कर दिया। चंगेज खान बहुत शक्तिशाली, क्रूर और बहुत
बड़ी सेना का सेनापति और शासक था। उसका शासन इतना विस्तार हो गया कि उसने अपने पेकिंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। 1215 ईस्वी में उसने पेकिंग पर विजय प्राप्त किया और उसके 5 वर्षों के पश्चात 1217 ईस्वी में ट्रांस ओक्सियाना क्षेत्र पर भी उसने अधिकार जमा लिया। 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शासक मंगवर्णी ने उसकी सेना को गजनी के क्षेत्र में पराजित कर दिया। इससे चंगेज खां आग बबूला हो गया और एक विशाल सेना लेकर के मंगवर्णी के पीछे दौड़ पड़ा। मंगवर्णी भयभीत होकर के भारत की ओर आया और सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा। जब वह सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया तो उसने भारत में इल्तुतमिश से शरण मांगी और वह शरण किसके विरुद्ध? चंगेज खां के विरुद्ध। इल्तुतमिश जानता था कि वह चंगेज खां के विशाल सेना का प्रतिरोध नहीं कर सकता। अतः उसने डिप्लोमेटिक वे में एक कूटनीति का सहारा लेते हुए उसने मंगवर्णी को कहा कि मैं आपको शरण दे सकता हूं, लेकिन आप ठंडे प्रदेश के हैं, भारत एक गर्म क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु आपके अनुकूल नहीं है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विल नॉट सूट यू। और उसको उसने सिंधु नदी को पार भी नहीं कर दिया, सिंधु के ऊपरी तरफ रहा। चंगेज खां जो उसका पीछा कर रहा था, उसने एक न्यूट्रल रूप देख करके और इनडायरेक्ट रूप में और परोक्ष रूप में इल्तुतमिश का उसने इसे मदद मांगा कि उसने उसके दुश्मन को मदद नहीं किया। ये उसके लिए बहुत बड़ी मदद थी और चंगेज खां ने इसका सम्मान किया और उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार उसने दिल्ली को उसने अपना बचाया, दिल्ली सल्तनत को बचाया। अब वह कुबाचा की ओर एक बार फिर से रुक गया। कुबाचा सिंध और मुल्तान में शासन कर रहा था और भक्कड़ के मजबूत किले पर अपना अधिकार जमाए हुए था। जिस दौरान मंगवर्णी भारत में रहा, 1224 ईस्वी तक भारत की सीमा पर, क्षमा कीजिएगा, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर, उस दौरान उसने कुबाचा की सेना पर कई बार आक्रमण करके उसकी सेना की शक्ति को तोड़ दिया। लेकिन उसके लौटते ही, मंगवर्णी के लौटते ही उसने अपना रुख कुबाचा के विरुद्ध किया, लेकिन वह तब तक आक्रमण नहीं किया जब तक कि चंगेज खां की मृत्यु नहीं हो गई, यानी कि 1227 ईस्वी तक। जब चंगेज खां की मृत्यु होगी, वह आश्वस्त हो गया कि मंगवर्णी वापस नहीं आएगा और वो सेंट्रल एशिया में रहेगा, तब उसने कुबाचा के विरुद्ध आक्रमण किया और भक्कर के दुर्ग को घेर करके विजय पाया। कुबाचा सिंधु नदी में कूद पड़ा और नदी को पार करने लगा, मगर इल्तुतमिश की सेना ने उसे घेर करके बीच नदी में ही उसे डुबो दिया और इस प्रकार कुबाचा की मृत्यु हो गई। तो उसके दो प्रबल दावेदार जो दिल्ली सल्तनत की दाया करते, जो दो प्रबल विरोधी अब इस दुनिया में नहीं थे। यादोज की पहली मृत्यु हो गई थी, उसे बंदी बना के मार दिया गया था और कुबाचा को डुबा कर मार दिया गया। अब दिल्ली सल्तनत का विस्तार बढ़कर के मकरान तट पर पहुंच गया, अरब सागर के तट पर पहुंच गया। अगली समस्या बंगाल की थी।
बंगाल में हेमासुद्दीन अवाज ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। बंगाल में हेमासुद्दीन अवाज स्वतंत्रता घोषित कर दिया था। अतः उसने आक्रमण के लिए एक सेना भी, वह पराजित हुआ और उसने अधीनता स्वीकार। लेकिन जो ही सेना वापस दिल्ली आई, उसने फिर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करने लगा। इस पर इल्तुतमिश काफी नाराज हुआ और स्वयं सेना लेकर के बंगाल पहुंचा और उसे पराजित किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। चूंकि उसने हेमासुद्दीन इजाज ने बंगाल, बिहार और असम तक का क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया था, कामरूप तक का, यहाँ तक कि उड़ीसा के क्षेत्र में भी। अब उन तमाम क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो गया और अपने बड़े पुत्र नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल का प्रशासक नियुक्त किया। अगला कदम वह राजपूताना के विरुद्ध था। राजपूत शासक स्वतंत्र हो गए थे, तो इन राजपूत शासकों को एक बार पुनः अपने मातहत लाने के लिए उसने कई आक्रमण किए। उसने ये राजपूत शासक उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में उसने बयाना, मंडोर, रणथंभौर, थंगनीर और अजमेर के साथ साथ नागौर पर भी जय पाया। कालांतर में मध्य प्रदेश के राज्यों में उज्जैन, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, भिलसा जो विदिशा में है, और ग्वालियर पर भी उसने विजय पाया। हालांकि मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र नागदा जो और इसके साथ साथ गुजरात पर भी आक्रमण किया, मगर इसमें पूर्ण रूप से इसे सफलता नहीं मिला, इसलिए एक रेड कहा जा सकता है इसको। लेकिन निसंदेह रूप से कन्नौज, कटेहर और बनारस, इन क्षेत्रों के जो राजपूत शासक थे उस पर उसने विजय पाया और अवध को भी अपने जो श्रावस्ती, अयोध्या, ये सब का क्षेत्र है उसने अपना अधिकार क्षेत्र में लाया और उसका आखिरी अंतर्यान 1233-34 ईस्वी में हुआ था। तो ये थी उसकी प्रारंभिक समस्याएं और राजनीतिक विजय, और अगले क्लास में हम देखेंगे उसका प्रशासन और सांस्कृतिक प्रक्रिया। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट 2 ऑफ इल्तुतमिश में कल देखेंगे।